एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। हमने एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, दो क्लास हो चुकी हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसमें हमने फिर उसके यूजेस वगैरह देखे थे, हमने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखे थे क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं, किससे हमारी फ्रिक्वेंसी जो है कम ज़्यादा होती है। वो कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे। उसमें हमने क्या क्या देख लिया था, जो हमारे फोर्स कांस्टेंट होता है उससे क्या फर्क पड़ता है, रिड्यूस मास जो फॉर्मूला होता है ना फ्रिक्वेंसी का, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू के अपॉन म्यू, तो उस वाले फॉर्मूले से हमने देख लिया था। हमने रेजोनेंस देख लिया था कैसे इफेक्ट करता है, कॉन्जुगेशन कैसे इफेक्ट करता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। ये अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ फैक्टर्स और। अभी हमारे 3-4 फैक्टर हुए हैं, अभी हम आगे के कुछ और फैक्टर्स देखने वाले हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जो आपका फोर्स कांस्टेंट, रिड्यूस मास था, सेकेंड आपका हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस। अब हम फोर्थ पढ़ने वाले हैं, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और इसको हम कह सकते हैं इंटरनल डबल बॉन्ड। यानी कि जो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज को, वो हमें डिस्कस करना है। तो ये होता है हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। कौन कौन से साइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं हमारे, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। इस तरीके से हमारे हो सकते हैं, कोई भी रिंग हो सकती है हमारी, चाहे वो 3 कार्बन वाली हो, 4, 5, 6, 7, कितनी भी बड़ी रिंग हो, कितनी छोटी रिंग हो, उसमें कोई एक डबल बॉन्ड अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यही बॉन्ड कहलाता है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये अंदर है रिंग के, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज क्या होती हैं, कैसे फर्क पड़ता है उस पर, वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक लाइन लिख लो, एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी decreases as the internal angle decreases। जैसे जैसे हमारा इंटरनल एंगल डिक्रीज करेगा, जो एब्जॉर्प्शन की फ्रिक्वेंसी है वो भी डिक्रीज करेगी। अब अगर यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सब में देख रहे हो आप क्या क्या एंगल हो सकता है। इसमें हमारा 60 डिग्री एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है नहीं डायरेक्ट। इसमें हमारा क्या हो सकता है, ये इनके एंगल्स होते हैं, ठीक है। इन सबके जो इंटरनल एंगल हैं वो ये होते हैं, इसको 0.5 या 0.6 के आसपास ही होता है। तो ये हमारे एंगल्स होते हैं। तो आप देख रहे हो कि एंगल पे क्या फर्क पड़ता है। देखो इधर जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ रहा है उसका एंगल भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इंटरनल एंगल अगर डिक्रीज करेगा तो, यानी इंटरनल एंगल यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी इसकी होने वाली है। और जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही है हमारी। तो इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो हम लिखने वाले हैं अभी। लेकिन यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले इनकी फ्रिक्वेंसीज लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा होता है 1650 की रेंज में, ये होता है 45 की रेंज में, 16, 11, यहां तक तो ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो एंगल, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है। देखो ये ऑर्डर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे एंगल डिक्रीज कर रहा है, बट ये वाला केस यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं करती है, ये सबसे ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम। इन सब में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाती है इसकी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड के साथ कपल कर रहा है। ठीक है, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड कपल्स विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हेंस the frequency of propane is maximum. Hence the frequency of propane is maximum. ठीक है, तो वैसे तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरनल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंगल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंगल कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। बट यहाँ पर सिर्फ ये वाला केस डिफरेंट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये तो केस होता है हमारे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के केस में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, पॉइंट हम लिखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब बात कर रहे हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, और एक्सटर्नल डबल बॉन्ड। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब इस बार जब डबल बॉन्ड होगा हमारा वो बाहर की साइड होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर अंदर वाले डबल बॉन्ड को हटा देंगे यहां से और बाहर इसको ले आएंगे। जैसे कि ये वाला डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस टाइप से होगा। तो इस केस में क्या होने वाला है हमारा, इस बार जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस as the external angle decreases. इस बार क्या हुआ हमारा, कोई इसमें ऐसा अलग से केस नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल एंगल डिक्रीज करेगा, सॉरी एक्सटर्नल एंगल नहीं रहेगा इसमें, बात तो अंदर वाले एंगल की हो रही है। एज द एंगल, इंटरनल एंगल डिक्रीजेस, क्योंकि एंगल तो हमारा अंदर वाली रिंग से ही रिलेटेड है। या ये भी कह सकते हो एज द, और एज द रिंग साइज डिक्रीजेस, क्योंकि रिंग साइज डिक्रीज कर रहा है तभी तो एंगल डिक्रीज कर रहा है और हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे कम रिंग साइज इसी का है, सबसे कम एंगल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होने वाली है। जो हमारा एंडोसाइक्लिक केस था उसमें भी इसकी वैल्यू तो सबसे ज्यादा थी, लेकिन बाकियों का डिफरेंट केस था। यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक में प्रोपीन जो ये 3 मेंबर रिंग है, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं हम 6th पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ने वाला है ये देखते हैं।
जैसे ये वाला केस है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो इसमें क्या होने वाला है, देखो अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बना दें, इसका ये डबल बॉन्ड इधर की साइड और H इधर की साइड, तो इसके जो लॉन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के और ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाली होगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला जो CO बॉन्ड है ये थोड़ा वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। वीक होने का मतलब क्या है, अभी जो एक डबल बॉन्ड है तो ये धीरे धीरे सिंगल में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। जब इधर की साइड अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, ये बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा और ये फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंगल में कन्वर्ट होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी चाहिए ना, तो डिक्रीज ही करेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। बस इस एग्जांपल से याद रखो कि ये जो बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। इसी से समझ आ जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और वो भी दो तरह की होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक तो होते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर। डिफरेंस क्या होता है दोनों में कि इंट्रामोलिकुलर जो होती है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। इंटरमोलिकुलर में होता अगर कोई और यहाँ पर होता, मान लो कि ये वाला हमारा COH ऐसे है, इधर की साइड कोई और मॉलिक्यूल आ रहा है हमारा, मान लो कि H2O है, तो जब इसका इंटरेक्शन होता तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती इंटरमोलिकुलर, ठीक है। तो ये अलग अलग जब होंगे हमारे मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इंटरमोलिकुलर, और एक ही के बीच में जब होगा तो इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर जो होती है ना वो हमारी ग्रेटर देन होती है इंटरमोलिकुलर से, ठीक है। इंटरमोलिकुलर से ज्यादा इंट्रामोलिकुलर में होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ओके। तो ये केस था हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नेक्स्ट देखते हैं 7 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करने वाली चीजें हैं, कि अगर नॉर्मल हमारा कोई मॉलिक्यूल है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, बट साथ में अगर कुछ और हम चेंजेस कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी तो क्या फर्क पड़ेगा, जितनी वो थी उससे थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर हम कहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो क्या होता है, तो क्या होगा ये देखते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर कोई NO2 ग्रुप है, ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये -I इफेक्ट शो करता है यहाँ पर। -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है, तो ये क्या करता है अपनी तरफ इसको बॉन्ड को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, जो ये CO का बॉन्ड है, जैसे ये बॉन्ड है ना CO का, कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड, अगर हम इसमें कोई यहाँ पर इसको अट्रैक्ट करें, मतलब अपनी तरफ खींचे, तो क्या होगा, इसको खींचने से ये जो बॉन्ड है ना दोनों ये पास पास आ जाते हैं, तो मतलब ये और ज्यादा इनकी जो लेंथ है और ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, और ये डिक्रीज करने की वजह से क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो -I इफेक्ट शो करते हैं जो भी ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ये सब चीजें, ये फैक्टर्स क्यों बता रही हूँ मैं, ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, इनका यूज होने वाला है आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने में क्या होता है, हमारे कुछ आपको कई सारे मॉलिक्यूल्स दे देंगे, उनको आपको बताना है उन कंपाउंड में से कि कौन सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसकी ज्यादा किसकी कम, वो आपको एक ऑर्डर पूछ लेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन, तो ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं आपके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि ये इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है। आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है
इसमें हमें पूछा है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है, ये बताओ। तो अब जैसे ही आप ये देखोगे कंपाउंड सामने, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें कुछ, कि ये वाला जो है रिंग साइज बड़ा है इसका, इसमें 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, और बाहर डबल बॉन्ड है, यानी ये एक्सोसाइक्लिक का केस हो रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का केस ले रहे हैं। तो एक्सोसाइक्लिक के केस में अब आपको वो चीज पता होनी चाहिए जो अभी फैक्टर्स में लिखवाई थी, कि क्या होता है एक्सोसाइक्लिक में, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता है हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। तो रिंग साइज बड़ा इसका है, तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ये होती भी है। तो इस तरीके से हम इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए किस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें बताना है फ्रीक्वेंसी किसकी कम है किसकी ज्यादा। बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। देख के समझ जाना चाहिए कि कौन से टाइप का है ये। अंदर की साइड बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एंडोसाइक्लिक के केस में क्या हो रहा था हमारा, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ रहा था हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही थी, जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही थी। बट एक केस ऐसा था कि जो हमारी साइक्लोप्रोपीन होती है ना, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो कपल, डबल बॉन्ड जो है वो कपल करते हैं विद सिंगल बॉन्ड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इस बार ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये दिए हुए हमें, इसमें बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर जो डिफरेंस देख रहे हो सिर्फ Cl की पोजीशंस में डिफरेंट है, यानी क्लोरीन यहाँ पर हमारा जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे है और दूसरे में ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक्सियल पे है और इक्विटोरियल पे है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो देखो, यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हमारी इक्विटोरियल पोजीशन पे है, इसके पास कुछ लोन पेयर्स हैं। इसी तरीके से हमारे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, तो इनके लोन पेयर्स में ना रिपल्शन होता है, तो इसको हम कहते हैं लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जब रिपल्शन हो जाता है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, हेंस फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें किसकी ज्यादा है तो इसकी इक्विटोरियल वाले पोजीशन की ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट एक करते हैं, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एस्टर, एमाइड एंड एल्डिहाइड। ये मान लो कि हमारे पास ये दिए हुए हैं, एस्टर, कोई भी एस्टर मान लो कि कोई इस टाइप का एस्टर दिया हुआ है, इधर CH3 मान लो। ठीक है, कोई एमाइड दिया हुआ है मान लो ऐसे, ये एमाइड दिया हुआ है, कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। तो इन तीनों में हमें बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो अब सबसे पहले तो एस्टर और एमाइड के केस में देखो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कि यहाँ पर नाइट्रोजन है यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन की, ठीक है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो क्या होगा यहाँ पर, ये लोन पेयर्स तो दोनों तरफ से जाने हैं, ठीक है, ये इस तरीके से CO बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो लोन पेयर्स को इतना इजिली जाने नहीं देगा, तो वो इतना इजिली वहां पर देगा नहीं। इस वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इतनी इजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड में इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये डबल बॉन्ड ही बना रहेगा। तो अगर ये डबल बॉन्ड बना रहेगा दैट मीन्स कि इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा रहेगी हमेशा, ठीक है। तो एस्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है देन एमाइड्स, ठीक है, ये एमाइड से हमेशा ज्यादा होती है। और डिफरेंस किसकी वजह से है, सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड का केस अगर देखें तो एल्डिहाइड की क्या होती है, एल्डिहाइड की जो फ्रीक्वेंसी होती है रेंज वो इन दोनों के बीच में होती है। एस्टर की तो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर आती है एल्डिहाइड की और फिर आती है एमाइड्स की, ठीक है, ये होता है। इसी में ही हम कुछ और चीजें भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एसिड हैलाइड्स। अगर एसिड हैलाइड्स को भी ले लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है कि इन सब की कोई भी दे देंगे आपको, एस्टर, एमाइड, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है किसकी कम, एक ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, किसी की भी दे देंगे, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी कम होती है। तो हमने इनका तो ऑर्डर देख लिया, तीनों का इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें एसिड हैलाइड्स की तो क्या होगा, और साथ में हम एनहाइड्राइड भी ले लें अगर, तो क्या होगा, तो एसिड हैलाइड मतलब कि आपके कैसे होते हैं, CH3CO, कोई भी हैलाइड लगा होता है, COCl, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या होते हैं हमारे, बीच में एक ऑक्सीजन और ये वाले ग्रुप, इस तरीके से होते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। तो होता क्या है, देखो एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड में, एसिड हैलाइड्स में लगा हुआ है Cl हैलाइड, तो ये शो करता है -I इफेक्ट। और अभी लास्ट पॉइंट जब फैक्टर्स का बताया था तो उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट को ही कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। तो हमारा ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट लगाएगा, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ही ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम औरों से सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें लग रहा है -I इफेक्ट। तो जब -I इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा होनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि -I इफेक्ट शो करते हैं लाइट्स, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो इसको हम ग्रेटर देन लगाएंगे एनहाइड्राइड से। अब एनहाइड्राइड से तो ज्यादा लगा दी हमने, लेकिन इन जो ये 5 पॉइंट हमने 5, तो एनहाइड्राइड की हो गई कम। तो अब इन सब में क्या डिफरेंस होगा, सबका ऑर्डर अगर हमें लगाना है तो क्या ऑर्डर होने वाला है, उसको भी देख लेते हैं। देखो एनहाइड्राइड के केस में क्या हो रहा है, देखो एनहाइड्राइड और एस्टर को देख लेते हैं, राइट। एनहाइड्राइड और एस्टर का अब हम डिफरेंस देखते हैं। देखो इन दोनों में क्या देख रहे हो आप कि ये जो लोन पेयर्स हैं इधर की साइड इस तरीके से CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये इधर भी तो जा सकते हैं ना, तो यानी यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होगा लोन पेयर्स का वो दोनों साइड हो सकता है, तो 100% एक तरफ नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, उधर तो जगह है ही नहीं जाने की, तो ये तो इधर ही जाएगा, तो इधर तो 100% डीलोकलाइजेशन है, इधर सिर्फ 50% है, ठीक है, 50 इधर और 50 इधर। तो अगर हम किसी एक CO बॉन्ड की बात करें, मान लो इसकी बात कर रहे हैं हम, और इधर की साइड जो है इसका सिर्फ आधा ही डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो 50% हो रहा है, दैट मीन्स ये बॉन्ड थोड़ा डबल बॉन्ड बना रहेगा, ये सिंगल में कन्वर्ट नहीं होगा इतना इजीली। जबकि इसमें 100% इधर ही लोन पेयर्स हैं, इधर ही मूव कर रहे हैं, तो यानी ये वाला जो चीज है जल्दी से CO बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा।
दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है देन एनहाइड्राइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। एसिड हैलाइड्स के तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एनहाइड्राइड की इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन दोनों तरफ हो रहा है, तो उसमें सीओ बॉन्ड, कोई एक सीओ बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो हमारा डबल बॉन्ड बना रहेगा, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। उसके बाद फिर एस्टर आते हैं। एस्टर इसलिए आते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमारा इतना इजीली नहीं दे पाता है, तो इसलिए वो भी थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता है देन एमाइड्स और एल्डिहाइड्स को बस याद रखना कि इनके बीच में होती है वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू होती है। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से कि आपको सिंपल कोई दे दिया उसका ऑर्डर बताना है, एक हमारा ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज दी गई है और उनको फिर अरेंज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हम एक बार देखते हैं इन सब की फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें याद होनी चाहिए बस। और फिर इसके बाद मैं आपको वो ट्रिक भी बताने वाली हूँ, क्या वो टेक्निक हो सकती है जिससे आप इसको लर्न रख सकते हो कि इसकी वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम। सबसे पहले एसिड हैलाइड्स सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद आया एनहाइड्राइड, उसके बाद आया था हमारा एस्टर, उसके बाद हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स ये सब आएंगे। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एसिड हो, ये सब इसी रेंज में आएंगे, और फिर एमाइड। ठीक है, ये ऑर्डर बिल्कुल अच्छे से रख लेना। अब इसमें एसिड हैलाइड की जो होती है सबसे ज्यादा होती है, तो कितनी होती है ये 1800 या मोर देन 1800, मोर देन 1800, मोस्टली ये 1800 या उससे ज्यादा ही होती है। अब वो 1800 एनहाइड्राइड की क्या रेंज होती है, ये होती है हमारी इस रेंज में 1760 टू 1800, और कभी कभी इससे ज्यादा भी हो जाती है, तो ये इस रेंज में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है एस्टर। एस्टर की जो रेंज होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, 750 तक होती है। ठीक है, 735 से 750 तक। उसके बाद हमारे एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इन तीनों की जो होती है वो 1700 टू 1725 तक होती है। ठीक है, इस रेंज में होते हैं। और एमाइड सबसे कम होते हैं, ये हमारे 1700 से नीचे पहुंच जाते हैं 1650 टू 1618 तक। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में ही याद होनी चाहिए आपको, और ये इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी सबसे कम है वो 1600 की रेंज में है। ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा है वो 1800 की रेंज में है। तो ये तो आपको दोनों अच्छे से याद रहेंगे, सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला, कि ये 1600 की रेंज में है, ये 1800 की। बट कंफ्यूजन कहाँ होगा, तीन में, सब में 1700 है, तो सबसे कम जो 16 की रेंज में थी, उसके बाद जो आते हैं हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं, तो 1700 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1700 से वो 1725 30 तक रहेंगे। ठीक है, फिर 30 से 50 तक की रेंज में रहेंगे। तो इसके बीच में जो डिफरेंस हो रहा है, देखो ये हमारा ऑलमोस्ट 25 का डिफरेंस हो रहा है, तो 20 और 30, 20 30 इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 1750 से अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी 1750 तक की रेंज में आ जाएगी, और उससे अब वाली वैल्यूज एनहाइड्राइड की हैं। अगर ये ऑर्डर आप भूल जाओ, आपको याद ना रहे, वैसे तो याद रहना चाहिए अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने इनको देखा ऑर्डर इसका, अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो फिर तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको कर सकते हो, आराम से लर्न रख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक बार को ना भी याद रहे, तो उसके लिए मैं आपको एक टैक्टिक बता देती हूँ, मैंने खुद ही बनाई है, खुद ही उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको लर्न रखा है। तो देखो हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो आप ये देख रहे हो, पहले तो ये वाली चीज है, सबसे ज्यादा लेटर्स इस वाले में देख रहे हो आप, एसिड हैलाइड। ठीक है, इसमें 2 वर्ड्स हैं, ये भी मान लो आप, चलो उन सब में एक एक वर्ड है, इसमें 2 वर्ड है, एसिड और हैलाइड, तो यानी इसकी तो सबसे ज्यादा होने वाली है।
जिसमें मैक्सिमम लेटर्स हैं, मैक्सिमम लेटर्स, दैट्स वाई इसकी सबसे ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद आया एनहाइड्राइड, इसमें इन सबसे ज्यादा है लेटर्स, देख लो काउंट करके 3 4 5 6 7 8 9, बाकी इनमें 8 सबसे मैक्सिमम, इसमें 8 ही है, 9 इसमें भी नहीं है, ठीक है। एनहाइड्राइड, तो इसलिए इसमें एसिड हैलाइड के बाद में एनहाइड्राइड में सबसे ज्यादा लेटर्स हैं, तो इसलिए फिर उसकी है। तो एसिड हैलाइड और फिर एनहाइड्राइड, उसके बाद ये एस्टर, एल्डिहाइड, एमाइड या लर्न रखना। तो मतलब एक जस्ट जनरली आपका ये है कि देख के आपको पता चल जाए कि हाँ जिसमें मैक्सिमम लेटर उसकी ज्यादा होनी है, बाकी लाइन आपके फिर खुद याद आ जाएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, सब में सेम ही रिंग है, 3 मेंबर रिंग, बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे 2 हैं। आर जो है हमारा वो कोई भी CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट लग जाएंगे तो क्या होगा, उससे पहले देखो जब हमने इसका बॉन्ड देखा था इंटरनल बॉन्ड है, तो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड था। एंडोसाइक्लिक के केस में हम क्या कह रहे थे कि जो प्रोपीन होती है वो वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, प्रोपीन की वैल्यू मैक्सिमम होती है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कपल कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर उसी में हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए तो फिर हमारे जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मोर सब्स्टिट्यूशन, मोर सब्स्टिट्यूशन, मोर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये याद रहने चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा दें, हम उसका बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बना दें, हम उसको जो है इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कर दें, लोन पे रिपल्शन हो जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको अच्छे से लर्न रहने चाहिए कि कब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कब कम होती है, ठीक है। तो IR में तो हमने कवर कर लिया है, ये सब चीजें होती हैं, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।